हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज़ स्वाति नेगी और आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। तो नर्सिंग रिसर्च में बहुत सारे टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन टॉपिक मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए रिसर्च डिज़ाइन टॉपिक के बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं, राइट। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रिसर्च डिज़ाइन। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन इज अ प्लान ऑफ हाउ, व्हेन एंड वेयर डाटा आर टू बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरह का प्लान है कि हम डाटा को कहाँ कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे उसे एनालाइज करेंगे। सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन: क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इसमें हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ अ फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का एक फॉर्मल तरीका है, ऑब्जेक्टिव और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव डिज़ाइन में जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस में होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। सो अभी तक हमने ये ही पढ़ा कि जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स कौन से हैं? क्वालिटेटिव, राइट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड, राइट, मिक्स्ड रिसर्च। तो अभी हम किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव के। क्वांटिटेटिव के कितने टाइप्स होते हैं? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्या होता है? स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव। सो इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो इस वीडियो में हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल के बारे में स्टडी करेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जो एक टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? मीन्स ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब उसने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या किया हुआ है? कंट्रोल किया हुआ है। Examination of the effect of independent variable on the dependent variable, where the independent variable is manipulated through treatment and the effect of these intervention is observed on the dependent variable. तो experimental research design हम उसे कहते हैं जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि independent variable का dependent variable पे क्या effect पड़ रहा है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्च क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है, किसके थ्रू? ट्रीटमेंट के थ्रू। और ये चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि जो इंटरवेंशन है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है। ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? मैनिपुलेशन। क्योंकि क्योंकि उसका नाम ही है एक्सपेरिमेंटल, राइट। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल या किसी भी तरह का इंटरवेंशन क्या है? मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बट अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल RCT also consists of the principles of randomization and control। लेकिन जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जो कि एक टाइप है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, जिसे कि हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। RCT का मतलब क्या है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, राइट। तो RCT जो कि एक टाइप है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, राइट। इसमें क्या होता है? रैंडमाइजेशन भी है और कंट्रोल भी है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या चेक करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और जो सभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? मैनिपुलेशन। सो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो टू टाइप्स का होता है: ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे ये वर्ड मिसिंग है। सो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज क्वासी, राइट। सो अगर हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो देर आर 9 टाइप्स ऑफ
ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन 9 टाइप्स, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल कितने होते हैं हमारे 6 टाइप्स के, राइट। सो सबसे पहला है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन, पैरेलल ग्रुप डिजाइन, स्प्लिट बॉडी डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन एंड लैटिन स्क्वायर डिजाइन। इस वीडियो में हम इन्हीं ये जो 9 टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इनके बारे में स्टडी करेंगे, और क्वासी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। जैसे कि क्वासी के क्या टाइप्स है, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन, टाइम सीरीज विद विड्रॉन एंड रेस्टिट्यूटेड ट्रीटमेंट डिजाइन, one group pre-test post-test design, and the last is time series non-equivalent control group design. So अभी हम समझेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, राइट। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। रिसर्चर हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसमें जो रिसर्चर है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है किसके ऊपर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होती है, मतलब राइट। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो हमारी रिसर्च का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारी रिसर्च को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सपोज अगर कोई रिसर्चर जो है वो चेक कर रहा है कि बीट रूट कितना अफेक्टिव है प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन को रेज करने के लिए, तो अगर सब यहाँ पे ये भी, तो यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो सकती है, यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सकती है कोई मेडिसिन जो मदर बीट रूट के अलावा ले रही है हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब यही है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो वेरिएबल्स जो रिसर्च का हिस्सा नहीं है लेकिन रिसर्च को अफेक्ट कर सकती है, राइट। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रिसर्चर का कंप्लीट कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे, और रिसर्चर जो है प्रेडिक्ट कॉन्फिडेंटली कर सकता है कि जो भी अफेक्ट देखा गया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की वजह से ही, इंटरवेंशन देने की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए हैं, राइट। नाउ देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, राइट। सो यहाँ पे जो रिसर्चर कैसे कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि जो अफेक्ट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आया है, तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू एक्सपेरिमेंटल की वही मेन रीजन है रिसर्चर जो कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनिपुलेशन, दूसरा है कंट्रोल, और लास्ट क्या है हमारा, रैंडमाइजेशन। एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला है मैनिपुलेशन। सो मैनिपुलेशन का मतलब होता है, मैनिपुलेशन रिफर्स टू conscious control of the independent variable by the researcher through treatment or intervention to observe its effect on dependent variable। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है उसका कॉन्शियस कंट्रोल है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिसर्चर के द्वारा, राइट। और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसीलिए। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में है कह सकते हैं कि ये कॉन्शियस एक्ट है किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि मैनिपुलेशन करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन द एफिकेसी ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश ऑन द प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सपोज यहाँ पे एक रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा है कि क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश कितना अफेक्टिव है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। उन पेशेंट्स में जो कहाँ पे एडमिट है, आईसीयू में। तो यहाँ पे क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे रिसर्चर यूज कर रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। ये किसकी तरह यूज हो रहा है, एक इंटरवेंशन की तरह, राइट, फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम किसे कहते हैं, जिसको इंटरवेंशन दिया जाता है, जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप हम किसे कहते हैं, जिसपे किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं हो रहा है,
राइट, या जिस पर किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप। तो इस एग्जाम्पल से हमने यही समझा कि एक रिसर्चर जो है ये चेक कर रहा है कि जो क्लोरोहेक्सिन माउथ वॉश है वो कितना एफिशिएंट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए उन पेशेंट्स में जो कहाँ पे एडमिट है, आईसीयू में। तो यहाँ पे जो क्लोरोहेक्सिन माउथ वॉश है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब हम समझेंगे कंट्रोल, कि कंट्रोल क्या है। तो पहले भी मैंने बताया था कि कंट्रोल का मतलब यहाँ पे किससे है, कंट्रोल ग्रुप से है। सो कंट्रोल जो है एक अनदर असेंशियल एलिमेंट है किसका, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। कंट्रोल का मतलब यही है कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कंट्रोल ग्रुप का यूज कर रहा है किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। The subjects in the control group received no intervention or an alternative intervention. तो हो सकता है कि जो कंट्रोल ग्रुप है या तो उससे कोई इंटरवेंशन नहीं मिल रहा है, या उससे कोई दूसरा इंटरवेंशन मिल रहा है, या कोई प्रीवियस इंटरवेंशन मिल रहा है, मतलब पहले से कोई इंटरवेंशन उसको ओल्ड इंटरवेंशन जिसे कहते हैं हम, कि मतलब प्रीवियस पहला इंटरवेंशन जो पहले से चला आ रहा है वो चीज़ उसे मिल रही है। तो कंट्रोल भी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, राइट। सो सबसे पहला क्या है हमारा, नेगेटिव कंट्रोल। तो नेगेटिव कंट्रोल हम किसे कहते हैं, नेगेटिव कंट्रोल मीन्स इन विच सब्जेक्ट्स इन द कंट्रोल ग्रुप नाइदर रिसीव एनी प्लेसिबो नॉर एनी अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब होता है जहाँ पे सब्जेक्ट जो कंट्रोल ग्रुप में है उसे ना ही प्लेसिबो रिसीव होता है, ना ही किसी तरह का ट्रीटमेंट, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर कंट्रोल। क्लियर कंट्रोल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या रिसीव हो रहा है, प्लेसिबो। दे आर रिसीविंग प्लेसिबो, मतलब उन्हें किसी तरह का ट्रीटमेंट तो रिसीव नहीं हो रहा है, बट उनको ऐसा फील होता है कि हाँ हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आईसीयू में आप कोई पेशेंट एडमिट है, राइट, इन तो पेशेंट को पेन हो रहा है सपोज, तो पेशेंट डिमांड करता है कि मुझे पेन किलर्स चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पेन किलर्स की जगह क्या देते हैं पेशेंट को, नॉर्मल सलाइन कर दे देते हैं या डिस्टिल वाटर दे देते हैं, और पेशेंट को कहते हैं कि आपको पेन किलर मिल गया। तो यहाँ पे जो डिस्टिल वाटर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्लेसिबो की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब पेशेंट को फील हो रहा है कि मुझे जो है पेन किलर्स मिल गई, पर एक्चुअल में हमने उसको पेन किलर नहीं दिया है। तो क्लियर कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है कि पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है पेशेंट को, प्लेसिबो। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल, where the subjects in this control group receive existing traditional intervention or an alternative intervention। तो पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको क्या मिल रहा है, कोई ट्रेडिशनल इंटरवेंशन। जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रेडिशनल इंटरवेंशन का मतलब है पुराना इंटरवेंशन, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, या फिर उसको कोई दूसरा इंटरवेंशन मिल रहा है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिल रहा है, वो इंटरवेंशन उसको नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा मिल रहा है, राइट। तो कंट्रोल का मतलब आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल का मतलब है कि जो कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल ग्रुप, जो किसके लिए यूज हो रहा है, कंपैरिजन के लिए। किसके साथ कंपैरिजन होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की वो क्या है, रेंडमाइजेशन। तो रेंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैंडम एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स एलोकेट हो रहे हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में वो कैसे हो रहे हैं, रैंडमली, राइट। or two different experimental groups where every subject has an equal chance of being assigned to experimental और control group। तो randomization का एक तो मतलब यही है कि यहाँ पे जो subjects हैं उनका random allocation हो रहा है, और दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो subjects हैं उनके पास equal chance है experimental और control group में जाने का, राइट। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के पास चांस है कि वो सब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के पास चांस है कि वो स्टडी के लिए सेलेक्ट हो सकता है, प्लस हर एक सब्जेक्ट के पास इक्वल चांस है कि वो कंट्रोल ग्रुप में भी जा सकता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी जा सकता है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की बायसनेस नहीं है,
Random assignment of subjects in experimental or control group eliminates the chances of selection bias in the study. तो random assignment अगर होता है experimental group में और control group में, तो ये जो सिलेक्शन बायसनेस का चांस है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको पता है कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन पेशेंट ज़्यादा कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी है, या कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ज़्यादा बेटर आंसर करेंगे, अगर इस तरह से पेशेंट जो रिसर्चर है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायसनेस हो रही है। तो रैंडमाइजेशन टेक्निक जो है वो बायसनेस को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेंडमाइजेशन, मतलब देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रेंडमाइजेशन। सबसे पहला क्या है, सिंपल, सेकंड है ब्लॉक, और थर्ड क्या है, स्ट्रेटिफाइड। सो हम सबसे पहले समझेंगे कि सिंपल रैंडमाइजेशन क्या होता है। तो सिंपल रैंडमाइजेशन एक सिंपल और कन्वीनियंट मेथड है रैंडमाइजेशन का, जिसे कुछ टेक्निक्स यूज करके हम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फ्लिप ऑफ कॉइन फॉर ईच सब्जेक्ट। हम कॉइन फ्लिप करके चेक कर सकते हैं। जैसे हेड आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन कर सकते हैं, टेल आएगा तो हम कंट्रोल ग्रुप में असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शफल डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब कार्ड्स को शफल करके भी हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि ऑड नंबर आएगा तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इवन नंबर आएगा तो कंट्रोल ग्रुप में। नेक्स्ट है डाइस थ्रो करके। डाइस थ्रो करके कैसे कर सकते हैं कि अगर 3 आएगा या 3 से बिलो आएगा तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालेंगे, 4 5 6 आएगा तो हम कंट्रोल ग्रुप में डालेंगे। एक रैम्बल टेबल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और उसको कहेंगे कि आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, फिर हम देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल रो को सिलेक्ट करता है या वर्टिकल रो को सिलेक्ट करता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रोज हैं उनको कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो एक सिंपल रैंडमाइजेशन टेक्निक है सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हमने पहले भी डिस्कस किया था, 9 टाइप्स का होता है। तो वन बाय वन वी विल स्टडी देम। सो सबसे पहले आता है हमारा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट टेस्ट ओनली, मीन्स यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, पोस्ट टेस्ट, मतलब हम यहाँ पे किसी भी तरह का प्री टेस्ट नहीं करेंगे। सो कंपोज्ड ऑफ 2 रैंडमली असाइन ग्रुप्स, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रैंडम असाइनमेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी ये हो गई कि यहाँ पे क्या है, रैंडमाइजेशन है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रू एक्सपेरिमेंटल की, कंट्रोल ग्रुप, राइट। तो दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी तरह का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई एसटीपी हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, राइट। सो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन में क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्री टेस्ट नहीं है, मतलब रिसर्चर ने क्या किया, सिलेक्शन किया सब्जेक्ट्स का, उसको डिवाइड किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और क्या कर दिया, डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट। सेम कंट्रोल ग्रुप को कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट टेस्ट करेंगे। सो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन में हम क्या करते हैं, सिर्फ पोस्ट टेस्ट ही करते हैं, किसी भी तरह का प्री टेस्ट नहीं होता है। सो अब हम समझेंगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। तो यहाँ पे क्या है, प्री टेस्ट भी होता है और पोस्ट टेस्ट भी होता है। मतलब सबसे पहले हम रेंडमली असाइन करेंगे सब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, राइट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट, मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले हम दोनों ही ग्रुप्स में क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे और देन हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे प्री टेस्ट भी हो रहा है और पोस्ट टेस्ट भी हो रहा है। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप में। Now we will discuss about Solomon 4 group design. So in Solomon 4 group design there are 2 experimental groups. तो Solomon 4 group design में क्या होता है, 2 experimental groups होते हैं और 2 control groups होते हैं, experimental group 1 and experimental group 2, same as in control group 1 and control group 2. Initially the investigator randomly assigns subjects to the 4 group. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो randomly assign करेगा सब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप्स में। उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 है उनको क्या मिलेगा, प्री टेस्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप जो है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है, सॉरी जो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है और जो कंट्रोल ग्रुप 1 है उसका क्या होगा, प्री टेस्ट होगा, उनका क्या होगा, प्री टेस्ट होगा। बट यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है उसका किसी भी तरह का प्री टेस्ट नहीं होगा, उनका क्या होगा, डायरेक्ट ही पोस्ट टेस्ट होगा। सो वेयर द
यहाँ पे हम क्या चेक करें, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैसे अफेक्ट हो रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। सो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एक डायग्राम से हम समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंडम असाइनमेंट करेंगे 4 ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 2। तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 होगा उसको क्या रिसीव होगा, प्री टेस्ट। पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप 2 को किसी भी तरह का प्री टेस्ट, यहाँ पे प्री टेस्ट नहीं है, यहाँ राइट, यहाँ प्री टेस्ट नहीं है। तो जो ग्रुप 1 है उसको क्या मिलेगा, प्री टेस्ट मिलेगा, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 को ट्रीटमेंट मिलेगा और देन क्या हो जाएगा हमारा पोस्ट टेस्ट। बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पोस्ट टेस्ट होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा, पोस्ट टेस्ट हो जाएगा, बट प्री टेस्ट नहीं है। तो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन में क्या होता है बेसिकली कि हम 4 ग्रुप्स लेते हैं और जो ग्रुप 1 होगा उसको क्या मिलेगा, प्री टेस्ट होगा और ट्रीटमेंट मिलेगा और पोस्ट टेस्ट हो जाएगा, बट ग्रुप 2 में किसी भी तरह का प्री टेस्ट नहीं होगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट बॉडी डिजाइन में। स्प्लिट बॉडी डिजाइन में क्या होता है कि सपोज ये किसी का बॉडी है, एक ह्यूमन बीइंग है, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किसमें, एक्सपेरिमेंटल आर्म में और किस आर्म में, कंट्रोल आर्म में। और हम क्या करेंगे कि एक जो ये जो एक जिसको डिवाइड कर देंगे लेफ्ट में और राइट में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस डिजाइन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ। तो बॉडी को हमने किस में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट में और राइट में। एंड वन साइड सर्व्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल आर्म, एक को हमने किस में किस तरह के से ट्रीट किया, एक्सपेरिमेंटल आर्म में, और दूसरे को हमने किस तरह से ट्रीट किया, कंट्रोल आर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं कि RCT on efficacy of moist ice pack application and prevention and reduction of pain, bruise and hematoma at subcutaneous लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन इंजेक्शन साइट। मीन्स यहाँ पे अगर सपोज कुछ पेशेंट्स है जिनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन इंजेक्शन लगता है, उस साइट को क्या किया, लगता है वहां पे हमने देखा कि जहाँ पे हमने आइस पैक लगाया क्या वहां पे पेन में कुछ रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ। सो इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, जो पेशेंट का राइट साइड एब्डोमेन था उसको यूज किया गया किसमें, एक्सपेरिमेंटल आर्म में, जहाँ पे हमने क्या किया, मॉइस्ट आइस पैक लगाया, राइट। ये चेक करने के लिए कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन इंजेक्शन जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन रिलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड को किसकी तरह यूज कर दिया, कंट्रोल आर्म की तरह। तो स्प्लिट बॉडी डिजाइन में यही होता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है उसको, उसकी बॉडी को हम एक्सपेरिमेंटल आर्म और कंट्रोल आर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये क्या लिखा है कि सपोज पेशेंट के एब्डोमेन में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन लग रहा है, तो जो लेफ्ट पार्ट है उसको हमने किसकी तरह चूज किया, कंट्रोल आर्म की तरह, और राइट को हमने किसकी तरह चूज किया, एक्सपेरिमेंटल आर्म की तरह। तो राइट में हमने क्या किया, आइस पैक लगाया और लेफ्ट में हमने किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो देखा कि जहाँ पे हमने आइस पैक लगाया है क्या वहाँ पे पेन रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन जो है इसमें क्या होता है, अ रिसर्चर मैनिपुलेट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर रहे थे, बट फैक्टोरियल डिजाइन में हम किसका यूज करते हैं, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये चेक करने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। This design is useful when there are more than two independent variables called as factors to be tested। ये डिजाइन तब यूज होता है जब दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं हमारे पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a researcher wants to observe the effects of two different protocols of mouth care on prevention of BAP when performed at different frequencies in a day। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या चेक कर रहा है कि अगर हम दो तरह के माउथ केयर प्रोवाइड करें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को तो क्या असर पड़ता है। सो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, क्लोरोहेक्साडीन और सलाइन, ये दोनों क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका इफेक्ट हम किस पे चेक कर रहे हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, VAP क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि टू या टू से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती है। तो यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्लोरोहेक्साडीन माउथ वॉश और सलाइन, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया कि अलग अलग इंटरवल्स में क्या इंट्रोड्यूस किया, माउथ केयर इंट्रोड्यूस किया, जैसे 4 आवरली दिया,
6 आवरली दिया, 8 आवरली दिया, ये देखने के लिए कि क्लोरोहेक्सरीन ज्यादा इफेक्टिव है या सलाइन। तो सपोज ये जो एक्सपेरिमेंटल आर्म 1 है और ये एक्सपेरिमेंटल आर्म 2 है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल आर्म्स ही है। एक ग्रुप को क्या दिया, क्लोरोहेक्सरीन माउथ वॉश, और एक ग्रुप को क्या दिया, सलाइन दिया, कि दोनों ही ग्रुप्स में वीएपी पर क्या असर पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा randomized block design. So when there are large number of experimental comparison group, the randomized block design used to bring homogeneity among different selected groups. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब experimental comparison groups होते हैं, जहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रुप्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, ताकि जो डिफरेंट सेलेक्टेड ग्रुप्स हैं उनमें क्या आ सके, होमोजेनिटी आ सके, मतलब वो सेम ग्रुप्स के हमें क्या हो लगे। और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको किसकी तरह डिवाइड किया जाता है, ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक रिसर्चर जो है वो एग्जामिन करना चाहता है कि जो हाइपरटेंशन की ड्रग है, जो 3 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं, उनका अलग अलग पेशेंट्स पे क्या असर पड़ता है, राइट। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन पे क्या असर पड़ता है, मतलब जो पेशेंट्स को प्राइमरी हाइपरटेंशन है उन पे क्या असर पड़ता है, उन पेशेंट्स पे क्या असर पड़ता है जो डायबिटिक पेशेंट्स है हाइपरटेंशन के साथ, और उन पेशेंट्स पे जो रेनल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन है। सो यहाँ पे हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारी यहाँ पे। तो देखिए एक चीज आपने देखी होगी, ये क्या है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने देखा होगा कि जो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटिक पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन एंड रेनल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन। और इधर साइड क्या है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सबसे पहले है ए टाइप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बी टाइप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और सी टाइप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और ये क्या है, पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो आपने देखा होगा कि इनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, राइट। तो सबसे पहले क्या किया, जो फर्स्ट ग्रुप है उसको भी डिवाइड कर दिया 3 ब्लॉक्स में, राइट। तो सबसे पहले जो उनको क्या दिया, मतलब आप इससे समझ पा रहे होंगे कि जो ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसको हमने पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरटेंशन वालों को दिया, जो बी ड्रग है उसको हमने पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरटेंशन वालों को दिया। देखिए ये इससे आप समझ गए होंगे कि जो पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डाला हुआ है, राइट। और उनको क्या किया, ड्रग को एडमिनिस्टर किया हुआ है। सेम यहाँ पे भी यही किया हुआ है, डायबिटिक पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरटेंशन, यहाँ पे भी जो ए आई टाइप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उनको भी यहाँ पे पेशेंट्स को दिया हुआ है, जो टाइप 2 वाले पेशेंट्स हैं। बी वाले जो ड्रग है वो भी टाइप 2 वाले पेशेंट्स को दी हुई है, और सी ड्रग भी जो है टाइप 2 वाले पेशेंट्स को दी हुई है। सेम एट इज इन थर्ड टाइप ऑफ पेशेंट्स, दैट इज रेनल पेशेंट विद हाइपरटेंशन। तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन तभी यूज होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी 2 या 2 से ज्यादा हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 या 2 से ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन हैं, इसीलिए यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं या जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम समझेंगे क्रॉसओवर डिजाइन क्या है। सो क्रॉसओवर डिजाइन में क्या होता है, इन दिस डिजाइन सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक से ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि एक ग्रुप को एक ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर क्रॉसओवर डिजाइन में क्या होता है, एक ग्रुप को एक से ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेंगे, वेयर सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ ट्रीटमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीट मेजर डिजाइन। सो क्रॉसओवर डिजाइन को हम रिपीट मेजर डिजाइन भी कहते हैं। तो बेसिकली क्रॉसओवर डिजाइन में क्या होता है कि जो एक सब्जेक्ट है उसे एक से ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हमने समझेंगे, when we compare the effectiveness of the chlorhexidine mouth care protocol one on group first and saline mouth care on subjects of group 2 later, the treatment is swapped where group first receive the saline mouth care and group 2 receives the chlorhexidine mouthwash। तो यहाँ पे क्या किया,
अगर हम एक रिसर्चर जो है वो चेक करना चाहता है कि क्लोरोहेक्सिडीन ज़्यादा इफेक्टिव है माउथ केयर के लिए या फिर सलाइन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है पेशेंट्स के लिए, तो उसने क्या किया, इस डायग्राम से हम समझेंगे कि ग्रुप फर्स्ट को क्या दिया, सबसे पहले क्लोरोहेक्सिडीन दिया, और ग्रुप टू को सबसे पहले क्या दिया, सलाइन दिया, और लेटर मतलब कुछ टाइम के बाद उसने क्या किया, ट्रीटमेंट को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, क्लोरोहेक्सिडीन इसको दे दिया और सलाइन क्या दिया, ग्रुप टू को दे दिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या किया, ट्रीटमेंट को स्वैप कर दिया। तो ग्रुप फर्स्ट को पहले क्लोरोहेक्सिडीन मिला, ग्रुप टू को क्या मिला, सलाइन मिला, और फिर कुछ टाइम के बाद ग्रुप फर्स्ट को सलाइन मिला और ग्रुप टू को क्लोरोहेक्सिडीन मिला। तो क्रॉसओवर डिजाइन में यही होता है कि दोनों ही जो मतलब एक ग्रुप होगा उसको क्या मिलेगा, दोनों ही ट्रीटमेंट्स मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के बारे में। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन भी रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन की तरह ही है, बट यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है उसको रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, राइट। और जितने हमारे रोज होंगे उतनी ही हमारे क्या होंगे, कॉलम्स भी होंगे। जैसे यहाँ पे 4 रोज हैं तो 4 क्या है, कॉलम्स भी। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि एक नर्स साइंटिस्ट जो है वो 4 डिफरेंट क्रीम्स की क्या कर रही है, एफिकेसी को चेक कर रही है डर्मेटाइटिस के ऊपर। तो उसने क्या किया, हर एक यहाँ पे हर एक पेशेंट को क्या है, हर एक प्रोडक्ट मिलेगा, और एक पेशेंट को एक टाइम पे क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये एक रो है और एक ये क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक टाइम पे एक पेशेंट को क्या मिल रहा है, एक ही ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ए है वो ना इधर है ना ही इधर है, मतलब एक टाइम पे एक पेशेंट को क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल का, वो क्या है, पैरेलल ग्रुप डिजाइन। So two or more treatment interventions are compared where participants are randomized in different experimental arms, and after implementing the different intervention the outcome is assessed and compared in two or more experimental groups. तो पैरेलल ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, दोनों को ही क्या मिल रहा है, दोनों को सेम टाइम पे क्या मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक को क्या मिल रहा है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मिलेगा, और एक को क्या मिलेगा, न्यू ट्रीटमेंट मिलेगा, राइट। सो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे पैरेलल ग्रुप डिजाइन का। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक जो रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है, कंटिन्यूअस नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग से कम प्रॉब्लम, एंट्रल फीडिंग एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कम होती हैं, या फिर बोलस नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग से हम लोग एंट्रल फीडिंग जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया है, 2 एक्सपेरिमेंटल आर्म्स को लिया हुआ है। तो जो सबसे पहले रिसर्चर ने क्या किया, रैंडमली असाइन किया एक्सपेरिमेंटल आर्म में और एक्सपेरिमेंटल आर्म 2 में। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल आर्म 2 है वो एक तरह से क्या है, कंट्रोल ग्रुप है। हमने जैसे पढ़ा था कि कंट्रोल ग्रुप का जब टाइप हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव कंट्रोल। तो पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रुप है उसको क्या मिल रहा है, ट्रेडिशनल इंटरवेंशन मिल रहा है, मतलब पहले से चला हुआ आ रहा है इंटरवेंशन उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल आर्म 2 है उसको क्या मिल रहा है, प्रीवियस इंटरवेंशन, मतलब ओल्ड इंटरवेंशन उसको कंटिन्यूअसली है। तो एग्जाम्पल को हम समझेंगे कि सपोज यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल आर्म 1 है उसको ट्रीटमेंट में क्या मिल रहा है, बोलस नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग मिल रही है, और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल आर्म 2 है उसको क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस एनजीट्यूब फीडिंग मिल रही है। कंटिन्यूअस क्या है, यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, इसीलिए यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, जो एक्सपेरिमेंटल आर्म 2 है जिसे प्रीवियस इंटरवेंशन मिल रहा है जो कि कंटिन्यूअस है, और एक्सपेरिमेंटल आर्म 1 जो है उसमें उसने चेंजेस किए, उसने क्या किया, दूसरा ग्रुप लिया और उसने उसमें क्या किया, दूसरी तरह से फीडिंग दिया, और वो क्या दिया, बोलस। ठीक है, बोलस मतलब एक साथ, और देखा कि जो ट्रेडिशनल मेथड है और जो न्यू ट्रीटमेंट हमने दिया है कौन ज़्यादा इफेक्टिव है पेशेंट की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। सो पैरेलल ग्रुप डिजाइन में यही होता है कि जो एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल आर्म और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव कंट्रोल। एक ग्रुप को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मिलेगा और एक को क्या मिलेगा, न्यू इंटरवेंशन, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रू आरसीटी। मतलब जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब एडवांटेजेस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जैसे कि हम क्या कहते हैं, आरसीटी भी कहते हैं। आरसीटी मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल।
तो आरसीटी को सबसे ज़्यादा पावरफुल डिज़ाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस्टैब्लिश करता है कैज़ुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। For the purpose of research as an explanation, causal relationship may be established among the variables by experimentation। एक रिलेशनशिप को हम establish कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू involving physical objects where the variables are is more easily controlled than in human studies। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स होती हैं उनको क्या रिसर्चर क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। मतलब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है। और इन स्टडीज में जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है उसमें क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है ताकि जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं वो क्या हो? प्योर हो, उसमें किसी तरह की बायसनेस ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि कोई दूसरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारी रिसर्च को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। RCTs completely remove effect of extraneous variable। RCT क्या करता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल को completely रिमूव कर देता है। और एक और एडवांटेज है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, इसमें रिसर्चर कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि जो चेंजेस आए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की वजह से ही आए हैं। क्योंकि आरसीटी की थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रैंडमाइजेशन एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा क्या है? मैनिपुलेशन, और लास्ट क्या है? कंट्रोल। नाउ अब जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पर होगी उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।